Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बच्चों इसके एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। बच्चों एक्सरसाइज को कवर करने से पहले मैं आप लोगों को लाजमी जो है वो इन्फोर्स करूंगा कि आप लोग इन की पॉइंट्स को पढ़ लें, क्योंकि बच्चों चैप्टर की जितनी भी समरी है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जहाँ पे चैप्टर के लास्ट पे की पॉइंट्स के नाम से जो उसने हेडिंग दी हुई है इसके नीचे लिखे होते हैं। जब आप इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के एमसीक्यूज जो है वो बहुत हद तक जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने इनको लाजमी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। तो बच्चों आए अब हम जो है वो चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बच्चों देखिए आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर एमसीक्यूज शो हो रहे हैं। बच्चों सबसे पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। अब बच्चों देखें कितना आसान है। हमने चैप्टर के स्टार्ट में एसेक्सुअल मेथड्स पढ़े थे रिप्रोडक्शन के। अब वो कहता है कि इन 4 जानदार हैं, इनमें से कौन सा जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए कॉमनली रिप्रोड्यूस करता है। तो बच्चों अगर यीस्ट को देखें आप, यीस्ट बच्चों बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। बच्चों एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब कभी भी आप एमसीक्यू उसको पढ़ रहे हैं तो एमसीक्यू की बच्चों कौन सा ऑप्शन ठीक है आपको ये भी पता होना चाहिए, लेकिन कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है इसकी क्या वजह है आपको ये भी पता होना चाहिए। इससे आप लोग एग्जाम्स के अंदर अगर आप लोगों को थोड़ा सा घुमा फिरा के एमसीक्यू दे देता है तो आप लोग उसको बआसानी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ये बच्चों बडिंग के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। अगर आप राइजोपस को देखें तो बच्चों ये स्पोर फॉर्मेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया बच्चों ये बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। क्लियर। बच्चों उसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 2 है व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट। बच्चों यीस्ट जो है ये खमीर को कहते हैं। बच्चों यीस्ट जो है ये यूनिसेलुलर फंगस है। ये क्या है बच्चों? यूनिसेलुलर फंगस है यीस्ट। बच्चों यीस्ट के अंदर जो रिप्रोडक्शन का जो प्राइमरी मेथड है हमने वो बताना है। अब बच्चों यहाँ पर यीस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन का प्राइमरी मेथड क्या है ये हम पढ़कर आ चुके हैं। बच्चों यीस्ट के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के जरिए होती है, ये हमने पढ़ा था। बाइनरी फिशन जो है ये बैक्टीरिया के अंदर होती है। स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस के अंदर होती है। उसके बाद बच्चों फ्रेगमेंटेशन जो है ये भी एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर एक जानदार जो है वो 2 या ज्यादा हिस्सों के अंदर टूट जाता है और जो उनके पार्ट्स हैं वो दोबारा से नए जानदार बना देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो यीस्ट के अंदर मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बच्चों दिस इज द बडिंग। जो यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 2 का करेक्ट आंसर जो है वो सी है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 देखिए। एमसीक्यू नंबर 3 में क्या कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई। फंजाई में बच्चों फंजाई में हमने राइजोपस की एग्जांपल पढ़ी थी। फंजाई के अंदर स्पोर फॉर्मेशन के हवाले से इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। पहले देखें दे प्रोड्यूस स्पोर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों ये गलत है, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा ही एसेक्सुअल मेथड्स में था। जो रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल मेथड्स हमने पढ़े थे ना वहां पे हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा था। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये गलत है। दे प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स। बच्चों ये भी गलत है। फंजाई के अंदर एक ही किस्म के स्पोर्स बनते हैं। प्लांट्स के अंदर जब बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो तब जाके 2 किस्म के स्पोर्स बनते हैं, एक माइक्रोस्पोर्स और एक मेगा स्पोर्स, जबकि फंजाई के अंदर ऐसा नहीं होता, ये गलत है। स्पोर्स कैन ओनली ग्रो इनटू न्यू फंजाई इन ड्राई कंडीशंस। बच्चे ये भी गलत है। स्पोर जो है वो ड्राई कंडीशंस के अंदर नए फंजाई के अंदर ग्रो करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। स्पोर्स नए फंजाई के अंदर उस वक्त ग्रो करेंगे जब उन्हें कंडीशंस जो है वो मुनासिब मिलेंगी। और आमतौर पे जो स्पोर्स हैं बच्चों वो वेट एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी देखें बच्चों स्पोर्स आर प्रोड्यूस टू विद स्टैंड हार्श कंडीशंस। स्पोर्ट्स को बच्चों पैदा किया जाता है ताकि वो सख्त माहौल को विदस्टैंड कर सकें, सख्त माहौल को बर्दाश्त कर सकें। तो बच्चों ये ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो बच्चों आए एमसीक्यू नंबर 4 को देखें। वो कहते हैं एमसीक्यू नंबर 4 में व्हाट हैपेंस इन सम बैक्टीरिया ड्यूरिंग हार्श कंडीशंस। जब बच्चों बैक्टीरिया को सख्त हालात का सामना होता है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं। बच्चों हमने पढ़ा है कि जब बैक्टीरिया को सख्त हालात का सामना होता है तो बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर्स बनते हैं और एंडोस्पोर्स के गिर्द एक मोटी दीवार मौजूद होती है। बच्चों इन एमसीक्यूज को पढ़ते हैं। ऑप्शन देखें क्या कहता है। वो कहता है क्रिएशन ऑफ अ बड दैट डिटैच फ्रॉम द सेल, यानी कि एक सेल जो है वो एक बड बनाता है और बड बनाने के बाद वो अलग हो जाता है। बच्चों नहीं है, तो यीस्ट के अंदर होता है, ये गलत है। बैक्टीरिया के अंदर तो नहीं होता, ये तो यीस्ट के अंदर होता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे देखें फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड एंडोस्पोर्स। बच्चों ये बिल्कुल ठीक है। हमने स्पोर फॉर्मेशन के अंदर देखा था कि बैक्टीरिया जो है बच्चों वो हार्श कंडीशंस के अंदर एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये ऑप्शन भी इसका बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन सी देखें स्प्लिटिंग द सेल इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। जो बैक्टीरिया है बच्चों वो बाइनरी फिशन करता है। जब उसे मुश्किल हालात आती हैं क्या वो बाइनरी फिशन करता है। एक बैक्टीरिया जो है
वो दो एक जैसे डॉटर सेल्स के अंदर टूट जाता है। क्या बैक्टीरिया ऐसा करता है? नहीं बच्चों, बैक्टीरिया ऐसा नहीं करता, बल्कि बैक्टीरिया तो ऐसे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर करता है। जब बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं तब बैक्टीरिया तकसीम करके अपने जैसे नए बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। लेकिन जब हार्श कंडीशंस होती हैं तो वो एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करता है। आगे देखें, फ्यूजन ऑफ टू बैक्टीरियल सेल्स, जब बैक्टीरिया को मुश्किल हालात का सामना आता है तो क्या दो बैक्टीरियल सेल आपस में मिल जाते हैं? तो बच्चे ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है। इसके बाद बच्चों देखें एमसीक्यू नंबर 5 है, वो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन थ्रू रनर्स। अगर बच्चों आपको याद हो तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जो हमने नेचुरल मेथड्स पढ़े थे उसमें जो सबसे पहला मेथड है वो रनर्स, जिसको हम स्टोलोन का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपसे पूछता है कि कौन सा प्लांट है जो कि स्टोलोन या फिर रनर के जरिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है। बच्चों मैंने आपको जब ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने इनकी एग्जांपल्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि इनकी एग्जांपल्स के हवाले से आप लोगों से ठीक है बेतहाशा एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए पोटैटो, पोटैटो तो बच्चों ट्यूबर्स के जरिए ग्रो करते हैं, ये गलत है। अनियन, वो जो अनियन जो है ये बल्ब्स के जरिए ग्रो करती है, ये भी गलत है। स्ट्रॉबेरी, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्ट्रॉबेरी है, जो कि स्टोलोन या रनर्स के जरिए जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। उसके बाद जिंजर, बच्चों जिंजर भी गलत है, क्योंकि जो जिंजर है ये राइजोम के जरिए जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन करती है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, स्ट्रॉबेरी। आगे देखें मुझे एमसीक्यू नंबर सी है, वो क्या कहते हैं एमसीक्यू नंबर सी में, विच प्लांट प्रोपागेट्स थ्रू ट्यूबर्स। अब बच्चों ट्यूबर्स के जरिए कौन सा पौधा जो है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है? अभी बच्चों मैंने आपको ऊपर बताया कि जो पोटैटो है ये ट्यूबर्स के जरिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों ऑप्शन बी है। बाकियों को देख लें, अनियन है बच्चों ये बल्ब्स के जरिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन करते हैं। जिंजर बच्चों, जिंजर जो है मैंने आपको ऊपर भी बताया ये राइजोम के जरिए बच्चों वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है। जिंजर अदरक को कहते हैं। गार्लिक लहसुन जो है बच्चों ये कॉर्म्स के जरिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन करता है, ठीक है। तो आप लोगों ने एग्जांपल्स जो है आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, उनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ताकि आप लोगों से अगर कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज भी पूछे जाए तो भी आप लोग बआसानी उनका आंसर कर सकें। इसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 7 है, वो क्या कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल above ground stem which produces leaves and roots at its nodes। बच्चों हॉरिजॉन्टल और जो तना है वो जेरे जमीन नहीं है, जमीन के ऊपर है। अब बच्चों जब कभी भी जमीन के ऊपर तने की बात होगी और हॉरिजॉन्टल तने की बात होगी तो बात हो रही है स्टोलोन या फिर रनर की, तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। स्टोलोन या रनर की अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों यहां पे होता द हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम विच प्रोड्यूसेस लीव्स एंड रूट्स, तो बच्चों इसका जो आंसर है जो स्टोलोन का बिल्कुल उल्ट है बच्चों, वो थर्ड नंबर पे जो आता है। हमने पढ़ा था सबसे पहले स्टोलोन, फिर हमने ट्यूबर्स और फिर हमने राइजोम पढ़ा था, तो फिर इसका करेक्ट आंसर बच्चों राइजोम होता। लेकिन राइजोम के अंदर बच्चों जो हॉरिजॉन्टल अबव ग्राउंड स्टेम नहीं होती बल्कि हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम होती बच्चों फिर राइजोम है। अगर बच्चों अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अबव ग्राउंड स्टेम है तो इसका आंसर जो है वो स्टोलोन या फिर रनर होगा, ठीक है। मुझे आगे देखें एमसीक्यू नंबर 8 को देखें, Which of these not help a plant for vegetative propagation। अब जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर हम प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, नए प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए। अब बच्चों यहाँ पे वो कहते हैं इनमें से कौन सा जो प्लांट का हिस्सा है वो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प नहीं करता। सबसे पहले देखें बच्चों राइजोम, ये तो है ही नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। रनर जो है बच्चों ये भी एक मेथड है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। कॉर्म बच्चों ये भी एक मेथड है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। फ्लावर बच्चों ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट भी नहीं है फ्लावर का, जो फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, ये वेजिटेटिव पार्ट नहीं है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 देखें बच्चों, वो क्या कहते हैं, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोलन। बच्चों फ्लावर का जो कौन सा हिस्सा है जो कि पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो स्टिग्मा बच्चों, स्टिग्मा तो कार्पल का हिस्सा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओवरी ये भी कार्पल का हिस्सा है, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। एंथर बच्चों बिल्कुल ठीक है, एंथर जो है अगर आपको याद हो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके जो पूरी वर्ल है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, और एंड्रोशियम जो है बच्चों वो स्टेमन से मिलकर बनता है। स्टेमन के दो हिस्से होते हैं, एक को तो हम नाम देते हैं फिलामेंट का, और बच्चों फिलामेंट के बाद एक को हम नाम देते हैं एंथर का। तो एंथर के अंदर पोलन सैक्स होती है, उन पोलन सैक्स के अंदर आगे पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जिसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है। जबकि बच्चों ऑप्शन डी गलत है, पेटल्स। पेटल्स का काम ये होता है कि इन्होंने पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, क्लियर। तो बच्चों एमसीक्यू नंबर 10 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कार्पल। इनमें से कौन सा जो है वो कार्पल का हिस्सा नहीं है?
तो कार्पल के 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन तीनों के अलावा हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए फिलामेंट। अब बच्चों जो फिलामेंट है ये आपको पता है ये स्टेमन का हिस्सा है, ये कार्पल का हिस्सा नहीं है, और बाकी के जो तीनों हैं वो कार्पल के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब बच्चों आगे देखें एमसीक्यू नंबर 11, विच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द फीमेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। तो बच्चों पोलन ग्रेन नहीं, पोलन ग्रेन को तो हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एंथर, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ये भी गलत है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ओव्यूल, ओव्यूल बिल्कुल ठीक है बच्चों। जो ओव्यूल है मैंने आपको बताया था मेगास्पोरेंजियम के तौर पर एक्ट करता है, जिसके अंदर आगे मेगास्पोर्स बनते हैं, और मेगास्पोर्स से आगे बच्चों फिर एम्ब्रियोज सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनती है। सेपल्स हैं बच्चों, ये जो है ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करते हैं। प्लांट के इर्द गिर्द जो रेड कलर का पूरा वर्ल होता है जिसको हम कैलक्स का नाम देते हैं, और कैलक्स जो है बच्चों वो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनते हैं, इनको हम सेपल्स कहते हैं, ठीक है। तो इनका काम जो है बच्चों वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाना नहीं होता, इनका काम प्रोटेक्शन देना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ओव्यूल है, ऑप्शन बी। आगे देखें बच्चों एमसीक्यू नंबर 12 देखें, द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज नोन एज। मेल गैमेटोफाइट को हम दूसरा किसका नाम देते हैं, पोलन ग्रेन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए है। जबकि बच्चों अगर आप लोगों से एमसीक्यू इसी तरह पूछे द फीमेल गैमेटोफाइट इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज, ठीक है, तो अक्सर बच्चों ने एक्सरसाइज के एमसीक्यू को रट्टा लगाया होता है, तो वो यहाँ पे पोलन ग्रेन को टिक कर देते हैं। लेकिन बच्चों अगर वो फीमेल गैमेटोफाइट पूछे तो देखें उसने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया तो आपका आंसर चेंज हो गया, तो इसका आंसर होगा एम्ब्रियो सैक। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपने इन एमसीक्यूज को जब भी लगाना है पेपर के अंदर तो ध्यान से पढ़ना है, कहीं एग्जामिनर ने कोई स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी घुमा तो नहीं दी, थोड़ी सी चेंज तो नहीं कर दी। आप लोगों ने इस चीज का लाजमी तौर पर अंदाजा लगा लेना है। इसके बाद बच्चों एमसीक्यू नंबर 13, इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स विच स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लॉइड। अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स के लाइफ साइकिल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एग जो है ये हैप्लॉइड है, फ्यूजन न्यूक्लियस ये डिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बच्चों बिल्कुल ठीक है। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एक स्पर्म और एक फ्यूजन न्यूक्लियस के मिलने से एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और ये जो है ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है। जबकि जो डी में स्पर्म जो है ये भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लॉइड की जगह अगर आप लोगों से पूछ ले डिप्लॉइड, तो अब इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अब इसका आंसर होगा फ्यूजन न्यूक्लियस। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों ने इनको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप लोगों को स्टेटमेंट चेंज करके दे दी जाए तो आप लोगों को कम से कम कॉन्सेप्ट हो कि आप लोगों ने आंसर टिक कौन सा करना है, क्योंकि हम बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे जिनमें हम एमसीक्यू की स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल देते हैं और बच्चे उन्होंने एक्सरसाइज के एमसीक्यू को रट्टा लगाया होता है, जिसकी वजह से पेपर में वो अपने एमसीक्यू को गलत कर देते हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आगे देखें बच्चों एमसीक्यू नंबर 14 है, एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड इनसाइड। बच्चों जो एम्ब्रियो सैक जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं वो किसके अंदर बनती है, फिलामेंट के अंदर बनती नहीं। फिलामेंट तो स्टेमन का हिस्सा है, स्टेमन जो है वो तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टाइल बच्चे कार्पल का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये जो है ये अगर मैं आपको कार्पल ड्रॉ करूंगा ये ऊपर स्टिग्मा और ये स्टाइल और बच्चों लास्ट पे ये ओवरी, तो स्टाइल के अंदर नहीं बनती, ठीक है। स्टाइल के अंदर से सिर्फ पोलन ट्यूब गुजरती है, ये भी गलत है। एंथर, एंथर के अंदर तो बच्चों पोलन सैक्स होती हैं जहां पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी ओव्यूल है, ठीक है। आगे बच्चों लास्ट पे देखें एमसीक्यू नंबर 15 है, वो कहता है डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या शामिल है। अब डबल फर्टिलाइजेशन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है आप लोगों ने ये बतानी है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय 2 मेल गैमेट्स, बच्चों गलत है। एक एग को 2 मेल गैमेट्स 2 स्पर्म्स जो है वो फर्टिलाइज करते हैं, गलत है। ऑप्शन बी देखिए, फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स इन द सेम एम्ब्रियो सैक बाय 2 स्पर्म। 2 एग्स को 2 स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन करते हैं, बच्चों ये भी गलत है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक स्पर्म जो है वो एक एग के साथ मिलता है और एक स्पर्म एक फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलता है। तो यहाँ पे देखें फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड फ्यूजन न्यूक्लियस बाय 2 स्पर्म, बच्चों ये बिल्कुल ठीक है। एग और फ्यूजन न्यूक्लियस को जो है फर्टिलाइजेशन होती है 2 स्पर्म्स के जरिए, ठीक है। आगे देखें जो ऑप्शन डी है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द ट्यूब सेल बाय 2 स्पर्म्स, ठीक है। बच्चों एक एग और एक ट्यूब सेल की फर्टिलाइजेशन होती है 2 स्पर्म्स के जरिए, बच्चों ये गलत है, ठीक है। ट्यूब सेल जो है वो असल में बच्चों उसके अंदर जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर मौजूद होता है जिसने आगे पोलन ट्यूब बनानी, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को एमसीक्यू की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की बाकी एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और इनक्विजिटिव क्वेश्चंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।